नाउ ग्लैंड्स आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। किस आधार पर बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अपना सिक्रीशन कहां पर गिरा रही हैं, मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन। तो एक्सोक्राइन, एक्सो का मतलब ही क्या हुआ बेटा? बाहर। मतलब वो या तो बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट अपना सिक्रीशन गिरा रही होंगी या तो आपकी बॉडी कैविटी में। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपकी डक्टेड ग्लैंड होती है, मतलब इनमें डक्ट पाया जाता है। डक्ट पाया जाता है कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये मैंने एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाई तो इनमें क्या पाया जाएगा? डक्ट। ये डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन गिराती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो हार्मोन कहलाता है, पहली बात। और इंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन ब्लड में गिराएंगी या बोल दीजिए अगल बगल जो भी फ्लूइड होगा उसमें गिराएंगी। इंडोक्राइन ग्लैंड आपकी डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सीधा किसमें गिरा रही सिक्रीशन? अपना ब्लड में। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो मैंने क्या कहा? एक्सोक्राइन ग्लैंड या तो बॉडी कैविटी में अपना सिक्रीशन गिराएगी या तो बाहर की तरफ। तो रिलीजेस सिक्रीशन इन बॉडी कैविटी और आउटसाइड हैव डक्ट। एग्जांपल की अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अगर हम आउटसाइड एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे हो गया हमारा म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, आपका ईयर वैक्स हो गया, आपका स्किन में मौजूद जो स्वेट ग्लैंड होती है वो पसीना निकालती है, अर्थात स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम निकालने वाली ग्लैंड, ये सब की सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड सिक्रेटिंग म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स अर्थात ऑयल या बोल दीजिए मिल्क सिक्रीट करने वाली ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सभी की सभी क्या है? एक्सोक्राइन। और इंडोक्राइन का एग्जांपल चैप्टर नंबर 22 केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें अब जितनी ग्लैंड पढ़ते हो सबकी सब इंडोक्राइन है। एग्जांपल हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, आपका पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, आपका टेस्टिस, ओवरी, ये सभी की सभी क्या है? आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल। नाउ अगर हम आगे बढ़े, अब अगला टॉपिक आता है हमारा जंक्शन। देखो जंक्शन का मतलब ही होता है जहां पर दो चीजें मिल रही हैं। तो बेटा देखो जो आपकी एपिथेलियल सेल होती है, ठीक है, एपिथेलियल सेल आपस में एक दूसरे से भाई चिपकी रहती, बताया था कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, बीच में लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो सेल इन द एपिथेलियल आर हेल्ड टुगेदर विथ इंटरसेलुलर मटेरियल, ठीक है। दो सेल के बीच के मटेरियल के थ्रू ये क्या होती हैं? एक दूसरे से चिपकी होती हैं। अब बेटा जहां पर चिपकी हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जंक्शन, ठीक है। लगभग अगर हम बात करें सभी एनिमल टिश्यू में आपके जंक्शंस पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्पेशली चारों में एक आंसर लगाना हो तो सबसे क्लियरली जंक्शन आपके दिखते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। नियरली ऑल एनिमल टिश्यू हैव स्पेशलाइज्ड जंक्शन जो प्रोवाइड करता है, भाई सीधी बात है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता होगा, मजबूती देता होगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और फंक्शनल लिंक, अर्थात एक दूसरे से जुड़ने से उनका फंक्शन भी आपस में क्या होगा? लिंक्ड होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा, फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल। नाउ जंक्शन में आपके तीन प्रकार के, ट्रिक आप याद रखना, टैग, TAG टैग, टैग हमने ट्रिक बना ली एक बेटा, टैग कहने का मतलब, ठीक है, TAG, T से हुआ आपका टाइट, A से हुआ एडहेरिंग, G से हुआ गैप, ठीक है। टाइट, नाम को पकड़ लो, टाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये देखो जंक्शन क्या है? जहां पर दो सेल मिल रही हैं, अर्थात जब अगर मैं बोल रहा हूं टाइट जंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में सेल किसी चीज का ट्रांसफर नहीं करेंगी, अर्थात सब्सटेंस आपस में लीक नहीं होगा, ठीक है। जो इस सेल का सब्सटेंस है वो इस सेल में नहीं जाएगा, जो इस सेल का सब्सटेंस है इस सेल का नहीं जाएगा, और ये है आपका टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में एक्चुअली होता क्या है बेटा? जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपकी मोटी हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोटी होने की वजह से यहां पर क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस का ट्रांसफर बंद हो जाता है, अर्थात स्टॉप लीकेज। टाइट जंक्शन में क्या लिखा है बेटा? पढ़ना, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, अर्थात टिश्यू के अक्रॉस सब्सटेंस का लीकेज नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोटी हो गई, और यहां पर दो सेल मिल रही हैं, जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोटी हो गई है, उस जंक्शन को हम बोलेंगे टाइट जंक्शन। नेक्स्ट वन इज एडहेरिंग जंक्शन। बेटा एडहेयर का मतलब ही होता है चिपकाना। यहां पर क्या होता है बेटा? दो सेल्स के बीच में प्रोटीन की एक डिस्क आ जाती है, यहां पर दिख रही साफ साफ, ये एक सेल दिख रही है, ये दूसरी सेल, बीच में प्रोटीन की डिस्क आ जाती है, और ये जो प्रोटीन की आपकी डिस्क दिख रही है आपको, ये आपकी क्या करती? दो सेल को सीमेंटेड रखती है, अर्थात चिपकाने में मदद करती है। तो परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग, मतलब अगल बगल की सेल टुगेदर, ठीक है। बेटा याद रखना एडहेरिंग जंक्शन को हम लोग मैकुला एडहेरेंस भी बोलते हैं। क्या? मैकुला, MACULA, मैकुला एडहेरेंस, ठीक है, मैकुला एडहेरेंस बोलते हैं, या इसका एक और नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेस्मोसोम्स, ठीक है। मैकुला एडहेरेंस या डेस्मोसोम्स, किसका नाम है? एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन में प्रोटीन की डिस्क आ जाती है और इस डिस्क की मदद से दोनों सेल आपस में सीमेंटेड रहती हैं। नाउ नेक्स्ट जंक्शन इज लास्ट वन, गैप जंक्शन।
ठीक है, बोला था टैट, टाइट, एडहेरिंग और गैप। अब बेटा गैप जंक्शन में क्या होता है समझना। गैप जंक्शन में क्या होता है, दो सेल आपस में कनेक्टेड होती हैं। यहां पर तुम्हें एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिससे जरूरत पड़े, अगर मान लो आयन किसी आयन का या सोडियम आयन की इस सेल में कमी है, तो सोडियम आयन और इस सेल में ज्यादा है, तो ये सेल इस सेल की मदद कर देगी, भैया अभी सोडियम आयन तुम ले लो, ठीक है, जब हमें जरूरत होगी तो तुम दे देना। तो इससे क्या होता है, यहां पर ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस होंगे। अब चाहे आप बोल दो आयन बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो या सब्सटेंसेस बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये जंक्शन कहलाता है, ये जो दो सेल का मिलन है जहां पर दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है, ये कहलाता है आपका गैप जंक्शन। फैसिलिटेट सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती। कम्युनिकेट कहने का मतलब बातें नहीं, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस का ट्रांसफर कर सकती बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड होता है, और एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पूरा जंक्शन। अगर मैं पूछूं सबसे क्लियर जंक्शन किसमें दिखाई देता है, एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू में जंक्शन सबसे क्लियर दिखाई देता है। नाउ एपिथेलियल टिश्यू हमारा खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा भी क्योंकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करता है, उनको आपस में लिंक देता है, या आप बोल सकते हैं किसी भी अंग को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू हटा दिया जाए तो सभी टिश्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, अलग, और अंग हो जाएगा बर्बाद। तो पहला पॉइंट, मोस्ट एबेंडेंट, सबसे ज्यादा एबेंडेंट है और पूरी बॉडी में फैला हुआ है। नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज, क्यों कनेक्टिव टिश्यू नाम पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, इसका स्पेशल फंक्शन है लिंक करना और सपोर्ट करना दूसरे टिश्यूज को, या बोल दीजिए दूसरे अंगों को, ताकि उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। आओ बेटा अब इसे व्हाइट बोर्ड पर समझो कि कनेक्टिव टिश्यू कितनी चीजों के मिलने से बनता है। कनेक्टिव टिश्यू जो कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है आपका। अब देखो बेटा, अगर नाम में ही टिश्यू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें सेल्स जरूर पाई जाएंगी, ढेर सारी डिफरेंट टाइप की। तो सबसे पहली चीज मैंने लिखा कनेक्टिव टिश्यू में क्या पाई जाएंगी, सेल्स। अब बेटा सेल्स होंगी, सेल्स के साथ साथ क्या होगा, चारों तरफ का मैट्रिक्स, अर्थात जो सेल के इंटरसेलुलर स्पेस में भरा होगा। दूसरा क्या हो गया, मैट्रिक्स। तीसरी खास बात क्या है इस कनेक्टिव टिश्यू की, कि इनमें पाए जाते हैं फाइबर्स। अब एक एक चीज अच्छे से समझिएगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है सारी बातें। एनसीईआरटी का देखिए एक डायग्राम दिया हुआ जो मैंने अभी दिखाया था, ये उसी से निकाले गए सारे पॉइंट है। तो कनेक्टिव टिश्यू तीन चीजों के मिलने से बनी है, सेल्स हो गई, मैट्रिक्स हो गया और फाइबर्स हो गया। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। पहली सेल जो आपको याद रखनी है वो है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम जो है आपकी वो टोटीपोटेंट है। क्या बोला, मीजेनकाइम आपकी टोटीपोटेंट है। इसका मतलब ये क्षमतावान है दूसरे प्रकार की सेल्स को बनाने के लिए। दूसरी सेल आपकी पाई जाती है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट नाम को पकड़ो बेटा, फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाती होगी, फाइबर्स बनाती होगी। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाएगी, फाइबर। और एक बात याद रखना, हमारी बॉडी में सेल के अलावा जो कुछ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुनो, हमारी बॉडी में सेल के अलावा जो कुछ है वो सेल ने ही बनाया है। अगर पूछे कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स किसने बनाया, सेल ने बनाया। कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर किसने बनाया, सेल ने बनाया, बात खत्म। ठीक है, अच्छा अब तीसरी सेल आपकी जो है वो आपकी आती है मैक्रोफेजेस। जब आपकी मोनोसाइट, ब्लड में पढ़ते हैं ना आप मोनोसाइट, जब आपकी मोनोसाइट टिश्यू में चली जाती है तो उसकी फैगोसाइटिक पावर बढ़ जाती है, और वही मोनोसाइट क्या कहलाती है, मैक्रोफेजेस। ठीक है, और अगली सेल है आपकी प्लाज्मा सेल। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसके न्यूक्लियस का शेप, इसका कार्ट व्हील अर्थात इक्के के चक्के की तरह होता है, कार्ट व्हील शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, कार्ट व्हील शेप्ड न्यूक्लियस, इसके बारे में ये पॉइंट बस याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला, कनेक्टिव टिश्यू में पाई जा सकती है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट बेटा नाम पकड़ो बेटा, एडिपो मतलब रिलेटेड टू फैट, इसका मतलब एडिपोसाइट क्या करती होगी, फैट का स्टोरेज करती होगी। ठीक है, अब बेटा अगर मैं एक एडिपोसाइट, अभी मैं उसको एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा, अगर मान लो एक एडिपोसाइट सेल है, ठीक है, और ये क्या करी, फैट का क्या कर रही बेटा, स्टोरेज कर रही है। और अगर ये फैट का स्टोरेज कर रही है, मैंने दिखा दिया फैट है। ठीक है, अब फैट का ये ग्लोब्यूल जो एडिपोसाइट सेल में है, साइट का मतलब ही होता है सेल, एडिपो मतलब रिलेटेड टू फैट। अब इसने ये ढेर सारा फैट स्टोर कर लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो पेरीफेरी पे चला जाएगा, और न्यूक्लियस भी कहां पर चला जाएगा, पेरीफेरी पर। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एडिपोसाइट में फैट के ग्लोब्यूल पाए जाने की वजह से, क्योंकि फैट स्टोर करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पेरीफेरी में पाया जाएगा। और लास्ट सेल जो आपको यहां पर पढ़नी है वो है आपकी मास्ट सेल। अब जगह मैं यहां बना दे रहा हूं, मास्ट सेल। बेटा ये मास्ट सेल क्या होती है, मास्ट सेल इज इक्विवेलेंट टू बेसोफिल। ये बिल्कुल बेसोफिल की तरह सेल होती है। मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूं, वापस आ जाऊंगा इस पे। मास्ट सेल जो होती है बेटा वो बेसोफिल की तरह ही होती है। मास्ट सेल के बारे में जरा देखिएगा, मास्ट सेल इंपॉर्टेंट है, ये सभी सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट मास्ट सेल है आपकी। मास्ट सेल क्या करती है,
तीन इंपॉर्टेंट चीजों का सिक्रीशन करती है। जैसे बेसोफिल आपका सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन निकालती है, वैसे मास्ट सेल भी आपकी सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन निकालती है। अब समझना बेटा, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन जो है आपका, ये दोनों के दोनों प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन आपका जो हेपेरिन है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हेपेरिन आपका कार्बोहाइड्रेट है, बाकी सेरोटोनिन और हिस्टामाइन क्या है आपका, ये है प्रोटीन। तो मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन। सेरोटोनिन, हिस्टामाइन प्रोटीन है और वहीं पर हेपेरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इक्विवेलेंट टू बेसोफिल, क्योंकि बेसोफिल का भी सिक्रीशन यही होता है। जब भी आपको एलर्जी होती है, क्लास 12 एनसीईआरटी से बोल रहा हूं, जब भी आपको एलर्जी होती है तो एलर्जी का एक रीजन क्या होता है, मास्ट सेल का सिक्रीशन। इतनी बातें एकदम क्लियर। अच्छा, अब बेटा एक बात याद रखना, जो आपका सेरोटोनिन है, ठीक है, ये जो आपका सेरोटोनिन है, इस पॉइंट को अलग से आप लिख लीजिए, ठीक है, भले रिवीजन करना पर इसे लिखिए। सेरोटोनिन आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहने का मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें हिस्टामाइन की, तो हिस्टामाइन बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। ये आपका वैसोडाइलेटर है, ठीक है, वैसोडाइलेटर। और हेपेरिन, हेपेरिन हम सबको पता है कि हेपेरिन आपका एंटी कोगुलेंट है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे वेसल्स में जमता नहीं है। तो ये रही आपके सेल्स की कहानी। मैंने क्या कहा, कनेक्टिव टिश्यू में आपकी तीन तरीके की चीजें पाई जाएंगी। सबसे पहली हो गई सेल, देन मैट्रिक्स, देन फाइबर। सेल में मीजेनकाइम टोटिपोटेंट है, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाएगी, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या है आपकी, मैक्रोफेजेस बेटा जब मोनोसाइट आपकी ब्लड में चली जब मोनोसाइट आपकी ब्लड से टिश्यू में चली जाती है, उसकी फैगोसिटिक पावर बढ़ जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। प्लाज्मा सेल पाई जाती है, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका न्यूक्लियस जो है वो कार्टवील शेप्ड होता है। इसके बाद एडिपोसाइट फैट स्टोर करती है, फैट स्टोर करने की वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पेरीफेरी में चला जाता है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम से निकाले गए पॉइंट्स हैं। और मास्ट सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा, मास्ट सेल बेसोफिल के इक्विवेलेंट होती है। अब बेसोफिल के इक्विवेलेंट होती है मतलब ये सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, हेपेरिन निकालेगी। एलर्जी के लिए जो भी हमारी बॉडी में सिम्टम आते हैं वो मास्ट सेल की वजह से आते हैं। सेरोटोनिन, हिस्टामाइन आपकी प्रोटीन है, लेकिन वहीं पर हेपेरिन आपका कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वहीं पर हिस्टामाइन आपका वैसो डायलेटर है। तो ये रही हमारी कहानी कनेक्टिव टिश्यू की। अब अगर हम बात करें आगे, तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू में अब दूसरे नंबर पे क्या आया, मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरे नंबर पे आया आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसका बना होता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड का। किसका, म्यूकोपॉलीसेक्राइड। मैंने आपको बताया था चिपचिपे पॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड बायोमोलिक्यूल में म्यूकोपॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स होता है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड पाया जाता है मैट्रिक्स में। अब म्यूकोपॉलीसेक्राइड में भी अगर आपसे पूछा जाए क्या पाया जाएगा, तो हायालुरोनिक एसिड। क्या बोला, हायालुरोनिक एसिड। तो मैट्रिक्स बना होता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड का, हायालुरोनिक एसिड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड में अगर एग्जांपल पूछे तो हायालुरोनिक एसिड। और याद रखना इस चीज को कि अगर पूछे मैट्रिक्स से बनाया तो इन्हीं सेल्स ने बनाया। नाउ लास्ट वन इज फाइबर्स। अब फाइबर्स को समझिएगा। फाइबर्स आपके कनेक्टिव टिश्यू में तीन प्रकार के पाए जा सकते हैं। तीन तरीके के फाइबर आपके पाए जा सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। सबसे पहला हो गया आपका कोलेजन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका इलास्टिन और लास्ट हो गया आपका रेटिकुलेट, ठीक है। अब देखना बेटा, ये तीन तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू में। हम सभी को पता है कि एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है आपकी, कोलेजन, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में भर भर के कोलेजन पाया जाता है। अब अच्छे से समझना मेरी बात बेटा, इन तीनों के नाम को देखो, देख के बताओ मुझे कौन सा इसमें तुम्हें इलास्टिक लग रहा है, ठीक है। इलास्टिन वाला इलास्टिक, बाकी बचे नॉन इलास्टिक, खत्म, ठीक है। मतलब कोलेजन क्या हुआ, नॉन इलास्टिक, NE, इलास्टिन वाला इलास्टिक, बाकी बचे नॉन इलास्टिक। ये हो गया पहला पॉइंट। अच्छा बेटा, अब अगली बात सुनना बेटा, जो आपका कोलेजन होता है, आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखिए, कोलेजन आपका अनब्रांच्ड होता है। कैसा, अनब्रांच्ड। और बाकी बचे क्या हो गए, ब्रांच। और कॉमन सेंस लगा लो बेटा, रेटिकुलेट का मतलब भी होता है जालनुमा, जालनुमा मतलब ब्रांच हो गया। तो इलास्टिन हो गया और रेटिकुलेट, ये दोनों के दोनों क्या है, ब्रांच है। वहीं पर कोलेजन क्या है आपका, अनब्रांच। तो ये रही कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बातें। अब चलिए हम वापस अपनी पीपीटी पे चलते हैं। चलिए देखिएगा बेटा, यहां पर इसी डायग्राम से मैंने सारे पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए। यहां पर इन्होंने मैक्रोफेज दिखाई, यहां पर इन्होंने फाइब्रोब्लास्ट दिखाई है जो फाइबर्स बना रही है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं। और ये आपकी मास्ट सेल है जो आपकी सेरोटोनिन, हेपेरिन और हिस्टामाइन निकालती है। चलिए अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू आपके यहां पर तीन प्रकार के होते हैं। किस बेस पर बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से सेल और फाइबर अरेंज है, कॉम्पैक्टली या लूजली, इस आधार पर कनेक्टिव टिश्यू आपके तीन प्रकार के, लूज, डेंस और स्पेशल। लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम को पकड़ लीजिए बेटा, सेल और फाइबर इसमें लूजली अरेंज होंगे, ठीक है। और दलदली क्या होगा, सेमी फ्लूइड क्या होगा इसका, मैट्रिक्स मतलब ग्राउंड सब्सटेंस। सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। वहीं पर डेंस का मतलब क्या हुआ, सेल्स और फाइबर्स, ठीक है, मतलब
फाइबर्स बोल दीजिए, सेल्स बोल दीजिए। अब सेल्स में नाम ले लो, फाइब्रोब्लास्ट बोल दो, प्लाज्मा सेल बोल दो, एडिपोसाइट बोल दो, मेसेनकाइम बोल दो, आपका जो है मास्ट सेल बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? तो फाइबर एंड फाइब्रोप्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से नाम क्या पड़ा, डेंस। अब ये जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या है, मतलब ये जो नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू है इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया अलग स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें सेल्स और फाइबर लूजली पैक्ड होते हैं। ये आपके दो प्रकार के, एक एरियोलर दूसरा एडिपोस, क्या बोला, एक एरियोलर दूसरा एडिपोस। एरियोलर हो चाहे एडिपोस हो, दोनों आपकी स्किन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है। अब बात करेगा ना एरियोलर की, तो एरियोलर क्या है, एक आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है स्किन को, ठीक है, ताकि स्किन आसानी से उस पर रखी जा सके। तो क्या हुआ, सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, अर्थात हमारी एपिथेलियम को क्या करता है, सपोर्ट देता है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, जिसकी वजह से स्किन हमारी चिपकी हुई है। अगला अगर हम बात करें एरियोलर की, तो एरियोलर में सिंपल सी लाइन है, इससे कोई सवाल नहीं बनने वाला है, कॉमन पॉइंट है, कंटेन फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाएगी, मैक्रोफेजेस वही मोनोसाइट ब्लड वाली जो टिश्यू में चली जाती है तो मैक्रोफेजेस कहलाती है, और मास्ट सेल जो सिक्रीट करती है सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और हेपेरिन। अब बात करते हैं हम एडिपोस टिश्यू की, नाम को पकड़ो, एडिपो मतलब ये होता है बेटा रिलेटेड टू फैट, ये फैट को स्टोर करती है। फैट बेटा हमारी बॉडी कब स्टोर करती है, जब हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा अगर आप खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो एक्सेस न्यूट्रिशन को, एक्सेस को, न्यूट्रिएंट्स को नहीं, एक्सेस न्यूट्रिएंट को हमारी सेल क्या करती है, आपके कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर लेती है, फैट में। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर इट। यहां पर देखो बेटा, यहां से मैंने पॉइंट एक निकाला था, ये हो गई फैट स्टोरेज एरिया, और देखो न्यूक्लियस और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्यों हुआ बेटा पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्यों पेरिफेरी पे चला गया, क्योंकि बीच में पाए गए फैट के ग्लोब्यूल्स। तो ये रहा आपका एरियोलर और एडिपोस। अब डेंस अगर हम बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये दो प्रकार के, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। किस आधार पर, बेस है यहां पर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, फाइबर का ओरिएंटेशन कैसा है, जो आपके फाइबर्स पाए जा रहे हैं, चाहे कोलेजन हो, चाहे इलास्टिन हो, चाहे रेटिकुलेट हो, लेकिन उनका ओरिएंटेशन कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है, तिरछा मिर्चा है। अब रेगुलर की बात करें तो इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल रो में, बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है, और ढेर सारे आपके पैरेलल बंडल्स पाए जाते हैं फाइबर्स के, ठीक है, कोलेजन फाइबर्स के ढेर सारे बंडल्स पाए जा रहे हैं यहां पर, या सिंपली बोलो फाइबर्स के, क्योंकि फाइबर तो तीन प्रकार के हो गए ना। अब कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज, बिल्कुल रो में लगे होते हैं, बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। एग्जांपल इसका बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना, खटाक से सीधा पूछता है एग्जाम में। एग्जांपल है इसका टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जैसे कि हमें पता है, टेंडन क्या करता है बेटा, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन। देखा होगा कई बार बेटा कि जहां पर मसल्स हमारी बोन से जुड़ती है वहां पर व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ दिखता है, वही है आपका क्या, टेंडन। तो टेंडन अटैच करता है स्केलेटल मसल को, किससे, बोन से। वहीं पर लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट बेटा बोन से, बोन का अटैचमेंट कौन कराता है, आपका लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। यहां पर देखो आपके फाइबर्स कैसे हैं, बिल्कुल रेगुलर, बिल्कुल रो में लगे हुए, ठीक है। अब आता है अगला आपका इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बोलिए और अच्छा है। इरेगुलर में क्या होगा बेटा, फाइबर का ओरिएंटेशन तिरछा मिर्चा होगा, कंटेन फाइबर्स, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था सबसे ज्यादा कौन सा फाइबर पाया जाएगा, मोस्टली कोलेजन, हर टिश्यू में मोस्टली कोलेजन ही पाया जाता है, एंड फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाएगी, ठीक है। और ये ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंटली, मतलब तिरछे मिर्चे, देखो तिरछे मिर्चे ओरिएंटेशन है। और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपकी पाई जाती है स्किन में, ठीक है, याद रखना, एरियोलर एडिपोस बीनीथ द स्किन, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्किन में पाई जाएगी। नाउ अब हम एक बार पूरा देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आपके तीन प्रकार के, अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड फाइबर के आधार पर, लूज, डेंस और स्पेशल। लूज की बात करें तो लूज में बेटा सेल्स और फाइबर कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड होते हैं। डेंस की बात करें तो इसमें कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। स्पेशल मतलब कुछ खास, मतलब नॉर्मल से अलग। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के, एरियोलर एडिपोस, दोनों के दोनों बीनीथ द स्किन पाए जाएंगे। एरियोलर वाला क्या करेगा, आपकी एपिथेलियम को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देगा, वहीं पर एडिपोस वाला आपका फैट स्टोर करेगा, मतलब एक्सेस न्यूट्रिएंट को स्टोर कर लेगा फैट में, जिसकी वजह से पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा। अच्छा, इसके बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, तो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर के आधार पर कि फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स हो या कोई फाइबर हो, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। मतलब अगर बिल्कुल पैरेलल है, रो में चल रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है तो रेगुलर, और वरना अगर तिरछे मिर्चे है, ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो आपका क्या हो गया, इरेगुलर। रेगुलर का एग्जांपल हो गया आपका टेंडन और लिगामेंट। टेंडन आपका क्या करता है, स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है। स्केलेटल मसल वो मसल जो आपकी बोन से जुड़ी हो, ठीक है, स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ता है, वहीं पर लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें बेटा इरेगुलर की, तो इरेगुलर किसमें पाई जाएगी, स्किन में। याद रखना, एरियोलर एडिपोस बीनीथ द स्किन, लेकिन इरेगुलर वाली प्रेजेंट इन द स्किन। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो अब अगर हम बात करें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की, ये आया आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हम
से पढ़ते हैं तीन, एक है कार्टिलेज, दूसरा है बोन और लास्ट है ब्लड। ब्लड जिसका हम डिटेल में रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 18 में, ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चलिए अगर हम बात करें कार्टिलेज की, नाउ लास्ट वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें है तो कनेक्टिव वाले फीचर, लेकिन उसके बाद उसके अलावा कुछ खास फीचर्स भी हैं, स्पेशल फीचर भी हैं। इसमें हम तीन चीजें पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज कार्टिलेज, सेकंड वन इज बोन एंड थर्ड वन इज ब्लड। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज और बोन की। चाहे कार्टिलेज की बात करिए चाहे बोन की बात करिए, इनमें सेल तो जरूर पाई जाएगी, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें पाई जाती हैं, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स। अब बेटा मैंने कहा था सेल के अलावा कुछ भी है वो किसने सिक्रीट किया, सेल ने सिक्रीट किया। तो आप चाहे बोलिए कार्टिलेज का मैट्रिक्स, चाहे बोलिए बोन का मैट्रिक्स, किसने सिक्रीट किया होगा, सेल ने। अब कार्टिलेज में क्योंकि पाया जाता है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, तो कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट पाए जाने की वजह से हम इसकी सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, और वहीं पर ऑस्टियो मतलब होता है रिलेटेड टू बोन, तो ऑस्टियोसाइट क्या हो गई आपकी, बोन की सेल। अब चाहे आप बात करो कॉन्ड्रोसाइट की, चाहे आप बात करो ऑस्टियोसाइट की, ये एक छोटी सी कैविटी में पाई जाती हैं। ये इधर देख लो बेटा, ये सेल्स आपकी जो है छोटी सी कैविटी में पाई जाती है, उस छोटी सी कैविटी को हम बोलते हैं लैकुना। अब बात करते हैं सिर्फ कार्टिलेज की। कार्टिलेज की अगर बात करें तो कार्टिलेज हमारा स्केलेटन बनाने में मदद करता है, लेकिन मेनली आपका स्केलेटन कौन बनाता है, बोन। अब अगर बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है या इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है, जो सेल खुद सिक्रीट कर रही हो, क्योंकि सेल के अलावा कुछ भी हो, सेल के अलावा क्या क्या चीजें, फाइबर है और आपका मैट्रिक्स है, तो फाइबर और मैट्रिक्स ये दोनों चीजें कौन सिक्रीट कर रही है, सेल। तो जो आपकी कॉन्ड्रोसाइट है मतलब कार्टिलेज की सेल है, उनके बीच का जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो आपका किसने सिक्रीट किया होगा, कॉन्ड्रोसाइट ने। इनका जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो आपका लचीला होता है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है लचीला है, और साथ में सॉलिड है, ठीक है। ये बेटा क्या है, कार्टिलेज है, सॉलिड है, जो कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है। मतलब अगर आप कार्टिलेज को कंप्रेस करते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन ले रहा है, मतलब कंप्रेशन को रेजिस्ट कर रहा है। अगला, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, बिल्कुल फैक्ट बात है, सॉलिड है, एंड प्लायबल, लचीला है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। कॉन्ड्रोसाइट आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में पाई जाती है छोटी छोटी कैविटीज, और उन्हीं कैविटी में रखी है कॉन्ड्रोसाइट, और मैट्रिक्स किसने सिक्रीट किया, मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। देम मतलब कौन, कॉन्ड्रोसाइट। अच्छा अगला, अगर हम बात करें अपने जब हम अपने बेटा जब हम बेटा एम्ब्रायनिक फॉर्म में होते हैं, जब हम फीटस होते हैं, तो हमारी जो मैक्सिमम बॉडी में पाया जाता है कार्टिलेज, और जब हम पैदा होते हैं तो बॉडी का मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बोन में। आगे, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो, हम लोग की एम्ब्रायो में या वर्टिब्रेट्स की एम्ब्रायो में बोल दीजिए, अधिकतर कार्टिलेज, मोस्ट, ऑल नहीं, अगर ऑल हो जाता तो बेटा आज भी मेरे पास यहां पर ईयर के आउटर जॉइंट में कार्टिलेज है, नोज के टिप पर कार्टिलेज है, लॉन्ग बोन के टिप पर कार्टिलेज है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स। एग्जांपल कार्टिलेज का देख लीजिए, नोज के टिप पर, ये तो रटना भी नहीं है यार, ठीक है, नोज के टिप पर, आउटर ईयर के जॉइंट्स पर, आपके दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, मतलब दो वर्टिब्री के बीच में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम लोग पढ़ते हैं, दो वर्टिब्री के बीच में आपकी क्या पाई जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो भी क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है, जो बेटा दो वर्टिब्री को भिड़ने से बचाती है, कुशन की तरह, गद्दे की तरह काम करती है। दो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है, वो भी क्या है, कार्टिलेज है, जो एक गद्दे की तरह काम करती है ताकि आपके चलते वक्त हड्डियां आपस में लड़े ना। अच्छा, उसके साथ साथ आपके हाथ की हड्डी, मतलब जो भी लॉन्ग बोन है, हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी के टिप पॉइंट पर भी क्या पाई जाती है, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज को लेकर यहां पर देखिएगा, इस फिगर को अगर आपको समझना है तो आपको कार्टिलेज को लेकर पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखने पड़ेंगे। देखना बेटा, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके लिए याद करना बेहद जरूरी है। बेटा पेरी का मतलब होता है चारों ओर, पेरी मतलब चारों ओर, ठीक है। तो कार्टिलेज के चारों तरफ जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ये कहलाती है आपकी पेरिकॉन्ड्रियम। इतनी बातें क्लियर, पेरिकॉन्ड्रियम। अब बेटा कार्टिलेज का नेचर कैसा होता है, कार्टिलेज का नेचर इलास्टिक होता है, मतलब फाइबर्स कैसे पाए जाएंगे, इलास्टिक। अच्छा, कार्टिलेज जो प्रोड्यूस करने वाली सेल है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट, और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल है कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है, अच्छे से सुनना। कार्टिलेज प्रोड्यूस सेल करने वाली सेल जो है कौन है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल है कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है। अब बेटा देखना, इन ईच लैकुनी, मतलब हर एक स्पेस में, यहां पर देखो इस स्पेस में एक सेल है, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पेस में दो सेल हो, तीन सेल हो, चार सेल हो, मतलब जो लैकुनी है, मतलब जो स्पेस है, मैंने बताया था स्मॉल कैविटी जो सेल के चारों तरफ है, जिसके चारों तरफ मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को सिक्रीट किसने किया है, खुद कॉन्ड्रियोसाइट ने। तो बेटा इस लैकुनी में एक कॉन्ड्रियोसाइट भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है।
अच्छा, इन ईच लेक्नी 1 to 4 कॉन्ड्रियोसाइट, याद रखना 1 से 4 कॉन्ड्रियोसाइट आपकी प्रेजेंट हो सकती है। अच्छा, अगला पॉइंट है बेटा, जो इसका मैट्रिक्स बना होता है, जो आपका कार्टिलेज का मैट्रिक्स है, ये बना होता है प्रोटियोग्लाइकन का। प्रोटियोग्लाइकन क्या है? प्रोटियोग्लाइकन में कुछ नहीं बेटा, नाम पकड़ लो, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ग्लाइको मतलब हो गया रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। प्रोटियोग्लाइकन में पॉलीसेक्राइड होता है जो जुड़ा होता है आपका किससे? प्रोटीन। प्रोटीन का नाम यहां पर कौन है? कॉन्ड्राइटिन। बताया ना, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट पाया जाता है कार्टिलेज में, जिसकी वजह से इसकी सेल का नाम क्या होता है? कॉन्ड्रियोसाइट। तो पढ़िए दोबारा, प्रोटियोग्लाइकन का बना होता है मैट्रिक्स, प्रोटियोग्लाइकन कुछ नहीं है, पॉलीसेक्राइड आपका अटैच्ड होता है प्रोटीन से, प्रोटीन का नाम क्या है? कॉन्ड्राइटिन। देखो बेटा, कार्टिलेज जो होता है वो एवेस्कुलर नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्टिलेज होता है इसमें जो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल कार्टिलेज में से पेरिकॉन्ड्रियम तक जा पाती है, अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कार्टिलेज आपका क्या है? एवेस्कुलर। ठीक है, तो अब सवाल बनता है कि वो नरिशमेंट कैसे लेगा? तो नरिशमेंट बेटा सीधी सी बात है, डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाएगा। कार्टिलेज इज एवेस्कुलर, ध्यान रखना, एवेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल अंदर तक नहीं जाती। एज द ब्लड वेसल इनरवेट्स, इनरवेट मतलब भेदती हुई जाती है, ओनली पेरिकॉन्ड्रिया मतलब चारों तरफ की जो कार्टिलेज की कवरिंग है, थ्रू विच इसके थ्रू न्यूट्रिशन डिफ्यूज हो जाता है कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स तक। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे एपिडर्मिस में बेटा एपिडर्मल एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका, वो भी क्या है? एवेस्कुलर है आपका, क्योंकि सेल बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। तो क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूजन से किसमें चला जाता है? न्यूट्रिशन आपका एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, वैसे यहां पर भी है, पेरिकॉन्ड्रियम तक ब्लड की सप्लाई है, अंदर कैसे जाता है? डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। नाउ अब अगर हम आगे बात करें तो एक बार आप जरा इधर देखिएगा बेटा, कार्टिलेज को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है इसका, वो सॉलिड होगा, प्लायबल होगा, लचीला होगा, कंप्रेशन को रेसिस्ट करेगा। अच्छा, कॉन्ड्रियोसाइट पाई जाती है जो स्मॉल कैविटी में होते हैं, स्मॉल कैविटी को हम लेक्यूनी बोलते हैं, और चारों तरफ का मैट्रिक्स इसने सिक्रेट किया खुद कॉन्ड्रियोसाइट ने। अगला पॉइंट क्या था कि हम बेटा वर्टिब्रेट जो होते हैं जब पैदा होते हैं तो उनकी मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बोन में। नोज की टिप पर, आउटर ईयर के जॉइंट में पाया जाएगा, दो वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज पाया जाएगा, लॉन्ग बोन्स अर्थात जो लिम्ब बोन्स हैं इनके टिप पॉइंट पर पाया जाएगा कार्टिलेज। यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया, कार्टिलेज की सेल दिखाई, कॉन्ड्रियोसाइट दिखाई। देखो यहां वाले लेक्यूनी में एक है, इसमें दो है, और चारों तरफ जो मैट्रिक्स है जो किसका बना हुआ है? प्रोटियोग्लाइकन का। प्रोटियोग्लाइकन क्या है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल कौन सी है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ब्लास्ट। और कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल कौन सी है? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। एक लेक्यूनी में कितनी से कितनी सेल हो सकती हैं? 1 से 4। ठीक है, चलो अब एक बार इधर देख लेते हैं। अगर हम बात करें कार्टिलेज की तो बेटा कार्टिलेज की आउटर मोस्ट कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम, ब्लड सप्लाई वहीं तक जाएगी, अंदर कॉन्ड्रियोसाइट तक। आपका न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा बेटा? न्यूट्रिशन पहुंचेगा डिफ्यूजन के थ्रू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बोन। अब बोन को देखना बेटा, बोन क्या है आपका? हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। ये तो सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको देखना है कि भैया हार्ड होती है, नॉन प्लायबल होती है, लचीली बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, जिसमें आपके कैल्शियम सॉल्ट बहुत मात्रा में होते हैं, कैल्शियम भी, कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट? कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा होता है। और बोन में बहुत सारा मौजूद होता है कोलेजन फाइबर, जिसकी वजह से बोन काफी मजबूत होती है। ठीक है, अच्छा ये बेटा मेन टिश्यू है, कार्टिलेज और बोन दोनों स्केलेटन की तरह काम करते हैं, लेकिन मेन टिश्यू आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेम दे रहा है, बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है, वो क्या है? आपकी हड्डियां। अच्छा, बोन आपका सपोर्ट करती है, ठीक है, मतलब मदद करती है और प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टवेयर टिश्यूज को और अंगों को, जैसे लंग्स। लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा? रिब्स प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, किडनी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? फ्लोटिंग रिब प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो बोन सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टवेयर टिश्यूज को या अंगों को। ठीक है, बोन सेल या ऑस्टियोसाइट ये प्रेजेंट होती है स्पेसेस में, और उन स्पेसेस को क्या बोलते हैं? लेक्यूनाई। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें लिम्ब बोन की, ठीक है, लिम्ब बोन मतलब हाथ या पैर की हड्डियां, ये आपका वेट बियर करती है। अगर 4 पैर वाले हम जानवर होते तो क्या होता बेटा? आपके लिम्ब बोन मतलब फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ये हड्डियां, इनका काम है आपकी बॉडी का वेट बियर करना। लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स सर्व एज, हम लोगों में लेग्स, और बाकी देखा जाए जिनमें भाई फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब दोनों पैर की तरह काम कर रहे हैं, उनमें हाथ पांव दोनों बोलिए। लिम्ब बोन सच एज लॉन्ग बोन ऑफ द लेग सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन। अच्छा, अब अगर बात करें बोन की तो बेटा बोन से कौन सी मसल अटैच होती है? स्केलेटल मसल अटैच होती है, जिसकी मदद से क्या होता है? मूवमेंट। अगला, इनर इन बोन इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल, जो अटैच होती है उनसे, ताकि हम क्या कर सके? मूवमेंट। अच्छा, बोन के अंदर पाया जाता है बोन मैरो, सुना होगा रेड बोन मैरो, है ना, जो आपका क्या करती है बेटा? बोन मैरो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करती है। तो बोन मैरो इन सम बोन, सभी हड्डियों में नहीं पाई जाती, ध्यान रखना, लॉन्ग बोन से पाई जाती है मेनली। बोन मैरो इन सम बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। अब बोन को लेकर आपको कुछ पॉइंट्स अलग से देखने हैं। यहां पर देखना बेटा, बोन बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है, बिल्कुल फैक्ट है, बोन से ज्यादा हार्ड क्या होगा बेटा? ठीक है, कोलेजन फाइबर एबंडेंट मात्रा में, ध्यान रखना, कैल्शियम सॉल्ट होता है, कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, अब बेटा सुनो, बोन बेटा इतना ज्यादा हार्ड है, समझना अच्छे से, ठीक है,
तो अब होता क्या है, उसमें अंदर ब्लड सप्लाई पहुंचाई कैसे जाए क्योंकि इतनी हार्ड है। तो बेटा बोन में ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए बोन में पाए जाते हैं आपके ऐसे, ये आपको पाइप दिखाई दे रही है, तो बेटा बोन में ऐसे पाई जाती है ढेर सारी कैनाल्स। ये जो आपकी लंबी लंबी कैनाल्स हैं, अच्छे से देखना बेटा, ये मैंने बोन को काट के दिखाया है, ये जो आपकी लंबी लंबी कैनाल्स हैं इन्हें बोलते हैं हैवर्शियन कैनाल, और इन्हीं कैनाल से देखिए आर्टरी और वेन आ जा रही है, ठीक है। और ये जो दो हैवर्शियन कैनाल, ये जो लंबे लंबे पाइप दिख रहे हैं हैवर्शियन कैनाल है, इन्हीं से आपकी ब्लड सप्लाई या नर्व्स हो गई या लिम्फ का पाइप हो गया, इन्हीं के थ्रू बोन में जाता है, वरना इतनी हार्ड है कि ब्लड वेसल जा ही नहीं पाएगा। तो हड्डियों में ये जो सीधे सीधे आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग, ये कैनाल दिख रही है, कैनाल बोलिए ज्यादा अच्छा है, कैनाल दिख रहा है, यही है हैवर्शियन कैनाल, हैवर्शियन नाली, और इसी में आपका ब्लड वेसल हो गया, नर्व सप्लाई हो गया या लिम्फ वेसल आपका इसके थ्रू जाता है। दो हैवर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करती है वॉक्समैन कैनाल। कौन सी? वॉक्समैन कैनाल, ध्यान रखना, हैवर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करने का काम वॉक्समैन कैनाल। ऐसे समझो कि अगर कोई हड्डी है, हड्डी हार्ड है, तो उसमें हमने क्या किया, एक नाली बना दी और उसी के थ्रू ब्लड सप्लाई, और आपका जो है ब्लड सप्लाई के साथ साथ लिम्फ वेसल या आपका नर्व सप्लाई हम उसी के थ्रू कहते हैं। और मान लीजिए ये दो हैवर्शियन कैनाल है, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो आपका टेढ़ा टेढ़ा पाइप जा रहा है, इसको हम बोलते हैं वॉक्समैन कैनाल। चलिए अब हम वापस जाते हैं उधर, तो देखिएगा हैवर्शियन कैनाल आर इंटरकनेक्टेड। हैवर्शियन कैनाल का काम क्या है? ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फ वेसल को बोन तक प्रोवाइड करना। हैवर्शियन कैनाल आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू वॉक्समैन कैनाल, ठीक है। और उसमें क्या पाई जाएगी? ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और नर्व्स। अच्छा, बोन में एक प्रोटीन होता है, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन में जो प्रोटीन होता है उसका नाम है ओसीन। क्या? ओसीन। और मैक्सिमम बोन में क्या होता है? मैक्सिमम क्वांटिटी में कैल्शियम फॉस्फेट। तो बोन हार्डेस्ट टिश्यू, हैवर्शियन कैनाल जो होती है वो इंटरकनेक्ट होती है किससे? वॉक्समैन कैनाल से, जिससे आपका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और आपका लिम्फ सप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बोन में आपका कौन सा प्रोटीन है? ओसिन। और बोन में कौन सा सॉल्ट है? कैल्शियम फॉस्फेट। चलो बेटा, यहां पर मैंने एक बोन का स्ट्रक्चर दिखाया है, सिंपल सा, बस देख लो। बाहर की तरफ कॉम्पैक्ट बोन दिख रही है, अंदर थोड़ी सी स्पॉन्जी होगी। ये देखिए ब्लड वेसल जा रहा है, किस किस कैनाल के थ्रू बेटा? हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करने वाली कौन सी कैनाल? वॉक्समैन कैनाल। और ये हो गई येलो बोन मैरो, और एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या पाई जाएंगी? रेड बोन मैरो। और सबसे बाहर क्या होगा बेटा? अगर कार्टिलेज के सबसे बाहर वाली कवरिंग थी पेरिकॉन्ड्रियम, तो यहां पर क्या हो जाएगी? पेरीऑस्टियम। तो चलिए, ये हमने देख लिया, अब अच्छे से समझिएगा इसको। यहां पर जो एनसीईआरटी ने बोन का ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया है, आप कई बार गलती से समझ लेते हो कि बीच वाला जो काला काला घेरा है ये आपका न्यूक्लियस है, बस यही आपकी गलती सबसे बड़ी। नहीं बेटा, यहां पर क्या किया गया है, ये कैनाल पूरी ऐसे आई होगी, समझना, ये कैनाल है, ये हैवर्शियन कैनाल है जो पूरी ऐसे आई होगी, कायदे से समझना इसको, ठीक है। ये कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई सेल नहीं है। सेल ये छोटी छोटी जो दिख रही हैं, ये है आपकी बोन की सेल, अर्थात ऑस्टियोसाइट, जो घेरा बनाई हुई है, ये है आपकी ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अब समझना इसे, ऑस्टियोसाइट आपकी सर्कुलर मैनर में अरेंज है, और बीच में जो बड़ा सा आपको छेद दिखाई दे रहा है, ये पूरा पाइप है, और ये कौन सी बेटा? हैवर्शियन कैनाल। और यहीं पर एक और हैवर्शियन कैनाल होगी। दो हैवर्शियन कैनाल को कौन कनेक्ट करेगा? आपका वॉक्समैन कैनाल। इस तरीके से हमने बोन अपना खत्म कर लिया है। अब लास्ट वन इज ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें बेटा, तो ब्लड को हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेशन में, मतलब चैप्टर नंबर 18 में हम इसको रिवाइज करेंगे। ब्लड की बात करें तो ब्लड आपका एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों स्पेशलाइज है भाई? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स पाए जाते हैं, लेकिन ब्लड की खास बात क्या है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू तो है, पूरी बॉडी में एक इंट्रैक्शन तो बना रहा है, लेकिन ब्लड में आपके फाइबर्स अब्सेंट होते हैं, क्योंकि फाइबर अगर ब्लड में प्रेजेंट होंगे तो ब्लड के पाइप को चोक कर देंगे। तो ब्लड आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो मैं बोल सकता हूं फ्लूइड है तो सॉफ्टेस्ट टिश्यू हुआ, ठीक है। लेकिन हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा हुआ? आपका बोन। अच्छा, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होता है। और आपका ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है, जो जिसका काम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट कराना होता है, वो है लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड में अगर पूछा जाए कौन मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, तो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड आपका कौन सा है? ब्लड। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ब्लड। अब डायग्राम को एक बार फोकस करके देख लीजिएगा। पहला डायग्राम इन्होंने आरबीसी का घटिया सा डायग्राम बनाया है, और ये है डब्ल्यूबीसी, लाख घटिया एग्जाम में पूछ सकता है। ये है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। चलिए, अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू खत्म, अब शुरू होता है मस्कुलर टिश्यू। नाउ थर्ड टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब, कहने का मतलब हम इसमें मसल्स पढ़ेंगे। बेटा मसल्स में क्या होती हैं? मसल्स की सेल्स आपकी कहलाएंगी मायोसाइट। मायो का मतलब ये होता है रिलेटेड टू मसल। मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
मसल्स। अब मसल सेल जो होती है वो आपकी इलोंगेटेड होती है, मतलब लंबी लंबी होती हैं। ये मैंने मान लो ये एक मसल सेल ले ली, ठीक है। मसल सेल को हम सिंपली मसल फाइबर भी कह देते हैं। मसल सेल, मायोसाइट, मसल फाइबर एक ही चीज है, ठीक है, ठीक है। लंबी लंबी होती है, इस वजह से मसल फाइबर कह देते हैं। ये मैंने एक मसल फाइबर ले ली, ऐसी ढेर सारी ये मैंने मसल फाइबर ले ली, और इन मसल फाइबर के चारों तरफ पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का शीट, जो इन्हें कनेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। मैंने कहा था मसल, बेटा मैंने कहा था कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, चीजों को बांध के रखना, जोड़ के रखना। और ये जो बंडल बना आपका मसल सेल का, ये कहलाता है आपका फेसिकल। क्या? फेसिकल। और ऐसे ढेर सारे बंडल आप ले लो और उन्हें आपस में चिपका दो, तो वो आपकी कंप्लीट बन जाएगी मसल। और जिस कनेक्टिव टिश्यू के दम पर चिपकाते हैं उसे हम बोलते हैं फेसिया। आइए अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर हम बात करें मसल, एक मसल की, तो बेटा देखना जरा, हम इसे व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये बाइसेप है, ठीक है। बाइसेप को मैंने काटा और काटने के बाद मैंने क्या किया, सामने से देखा, तो बेटा ये क्या है, मान लीजिए मेरी बाइसेप है और इसमें पाई जाएंगी ढेर सारी लंबी लंबी सेल्स, ठीक है। क्योंकि मसल सेल्स आपकी कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। और ये सारी मसल सेल्स जो होती हैं ये आपकी क्या बनाती हैं, मिल मिलकर बंडल बना लेती हैं, ठीक है। अब देखना बेटा, हर एक को क्या बोलोगे आप, मायोसाइट या मसल फाइबर, ठीक है। अच्छे से समझना बेटा। अब ये बंडल बना रहे तो इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट चढ़ा दिया हमने, ठीक है। और ये बंडल कहलाएंगे आपके फेसिकल, ठीक है। और इन बंडल्स को आपस में चिपकाने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, उसमें ढेर सारा पाया जाता है कोलेजन, और इसे बोलते हैं हम लोग फेसिया, ठीक है। और इस तरीके से बन गई आपकी मसल। जब भी स्टिमुलस मिलेगा मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्टिमुलेट का इफेक्ट खत्म, मसल आपकी वापस क्या हो जाएगी, रिलैक्स। मसल हमारी बॉडी पोस्चर चेंज करने में मदद करती है, मतलब ओवरऑल हमारी बॉडी के मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल है आपकी मसल्स का, ठीक है। दोबारा देखना, ये मैंने बाइसेप की मसल ली, उसमें ढेर सारी मसल सेल जो बंडल बनाई, बंडल को हमने क्या बोला, फेसिकल। बंडल को आपस में चिपकाने के लिए जो कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू यूज हुआ उसका नाम क्या हो गया आपका, फेसिया। आइए अब हम बात करते हैं मसल्स आपकी कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। मसल आपकी तीन प्रकार की, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। गॉट इट। इसमें स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल नाम को पकड़िए, ये आपकी किससे जुड़ी होगी, आपकी स्केलेटल मसल से जुड़ी होगी। इसका मतलब बॉडी का मेन मूवमेंट, जो आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो वो किसकी मदद से कर रहे हो, स्केलेटल मसल, ठीक है। बॉडी में जो पोस्चर चेंज कर रहे हो या आप वॉक कर रहे हो तो आपकी वो सारी मसल्स कौन सी हैं, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में होती है, तो मैं बोल सकता हूं स्केलेटल मसल आपकी कैसी होंगी, वॉलंटरी, क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन, ठीक है। मतलब स्केलेटल बोन से ये क्लोजली अटैच्ड होगी, अरे तभी तो मूवमेंट ब्रिंग कराएगी, ये मूवमेंट करा पाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ गौर से देखो बेटा, इसमें धारियां पाई जाती हैं, तो मैंने कहा ये स्ट्रैटेड नेचर की होती हैं। स्ट्रैटेड मसल फाइबर जो एक साथ बंडल बना देती हैं, देखा होगा बंडल को मैंने क्या बोला था बेटा अभी आपको, फेसिकल। फेसिकल बिल्कुल एक दूसरे के भी क्या है, पैरेलल है। अच्छा आगे देखो बेटा, शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, इनक्लोजेस सेवरल बंडल, ढेर सारे बंडल को ढकी रहती है, और अल्टीमेटली ओवरऑल मसल तैयार हो गई। अब बेटा एक बात याद रखना इसको यहां पर, कि यहां पर जब हमने मसल अभी बनाई थी आपके सामने, ठीक है, तो हमने क्या किया था बेटा, ये मैंने एक मसल बनाई, ठीक है, ये मैंने एक मसल सेल बनाई जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोसाइट, या आप इसी को बोल दीजिए मसल सेल। और इसके बंडल को हमने क्या बोला था बेटा, फेसिकल। और ऐसे ढेर सारे बंडल को आपस में चिपकाता कौन है बीच में, फेसिया। अब बेटा अगर मैं एक मसल सेल की बात करूं, अगर मैं एक सिंगल मसल सेल की बात करूं, तो मैंने क्या कहा बेटा, मसल सेल लंबी लंबी होती है, तो एक सिंगल मसल सेल के अंदर पाए जाते हैं लंबे लंबे फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और ये फिलामेंटस ये एक सेल के अंदर हो, सोचो कितनी अंदर हो, एक मसल के एक बंडल, एक मसल के सेल्स के बंडल जिसे हम बोलते हैं फेसिकल, मतलब मैंने ऐसे लिख दे रहा हूं, मसल के बंडल मतलब फेसिकल कि एक सेल मायोसाइट के अंदर पाए जाने वाले फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहलाते हैं आपके मायोफाइब्रिल। क्या कहलाते हैं, मायोफाइब्रिल, या इन्हीं को आप बोलते हो मायोफिलामेंट, ठीक है। और इन्हीं की मदद से मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल में मौजूद बंडल, बंडल में मौजूद मायोसाइट सेल, उसके अंदर मौजूद फिलामेंटस प्रोटीन के स्ट्रक्चर मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। और वैसे भी कोई चीज कहीं आपको नहीं पता है किस चीज की बनी है तो आप बोल दिया करो प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। और बेटा कॉमन सेंस लगाओ, स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे बाइसेप हो गई, ट्राइसेप हो गई, गैस्ट्रोसिनेमिक्स हो गई, जो मसल हमारे कंट्रोल में है और उस पर धारियां पड़ी हुई हैं वो आपकी कौन सी है, स्केलेटल मसल। आपकी ये स्केलेटल बोन से जुड़ी होंगी, बॉडी का मेन मूवमेंट जो आप वॉलंटरी कर सकते हो वो आपकी सब कौन करा रही है, स्केलेटल मसल। नाउ नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की खास बात यह है
हैं कि ये फ्यूजिफॉर्म नेचर की होती है। फ्यूजिफॉर्म कहने का मतलब स्पिंडल शेप, कहने का मतलब बीच में तो चौड़ी होगी लेकिन ऊपर नीचे टैपर्ड होगी, टैपर्ड कहने का मतलब नोकीली होगी। तो टैपर्स एट बोथ एंड, ये सारी जितनी भी आपकी स्मूथ मसल की सेल्स दिखाई दे रही हैं ये आपस में बनाती हैं गैप जंक्शन। कौन सा जंक्शन? गैप जंक्शन। और इनके चारों तरफ भी क्या पाई जाएगी? कॉमन सेंस, मैंने मसल के लिए कॉमन बात बोल दी थी, कनेक्टिव टिश्यू की शीट। टैपर्स एट बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म, याद रखिएगा। जंक्शन होल्ड, कौन सा जंक्शन? गैप जंक्शन होल्ड रखता है इन सबको और ये एक साथ बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू की शीट। जिसे हमने क्या बोला था बेटा? जिसका बंडल को हमने क्या बोला था? फेसिकल। और ढेर सारे फेसिकल को कौन चिपकाएगा? फेसिया। अच्छा बेटा अब रटना नहीं है, ये बताओ मैं क्या कह रहा हूं, स्मूथ मसल आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, और नाम को पकड़ लो स्मूथ। अगर स्मूथ बोल रहे हो इसका मतलब क्या उस पर धारियां पाई जाएंगी? नहीं। तो स्ट्रेशन के सामने क्या लगा हुआ है? कट। बेटा अब स्मूथ मसल जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। अच्छा चलो इसको रटना नहीं है बेटा, स्केलेटल मसल आपके कंट्रोल में है, कार्डियक मसल का मतलब हो गया हार्ट की मसल, बात खत्म, ठीक है। और बचा कौन सा? स्मूथ। मतलब अब सोचो, आपका आंसर तुरंत आएगा, स्टमक में या इंटेस्टाइन में। क्या आप में ये क्षमता है कि आप स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में गिरा लो? नहीं। क्या आप इंटेस्टाइन में मौजूद खाने को आगे बढ़ा सकते हो? कैसे भी नाच लो, बाबा रामदेव बन जाओ, कुछ बन जाओ, नहीं बढ़ा सकते आगे, ठीक है। इसका मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन सी मसल पाई जाती है? स्मूथ मसल। क्या आप ब्लड वेसल के पाइप को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो? हाथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट कराना, ब्लड वेसल के पाइप को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो? नहीं। इसका मतलब ब्लड वेसल का पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये इन सब में मौजूद मसल आपकी कौन सी है? इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, ठीक है, जिसमें स्ट्रेशन एब्सेंट, ठीक है, मतलब अनस्टार्टेड होती है। लास्ट वन इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नाम ही बता रहा है, कार्डियो मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। फालतू का पॉइंट, इजी सा पॉइंट था, ठीक है बेटा। यहां पर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिलकर क्या बना लेती है? यहां पर जंक्शन, ठीक है। और ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हुई है, इसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इन इंटरकैलेटेड डिस्क से फायदा क्या होता है कि ये जो आपकी ये इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से ये जो सेल्स हैं ये एक यूनिट की तरह काम करती हैं, एक इकाई की तरह काम करती हैं। तो पढ़िएगा, जंक्शन फ्यूजेस, जंक्शन क्या है? वो फ्यूज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्डियक सेल का एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। इंटरकैलेटेड डिस्क कुछ फ्यूजन पॉइंट पर क्या करती हैं? इन सेल को कॉन्ट्रैक्ट, कुछ फ्यूजन पॉइंट पे पाई जा रही है जो आपकी इन्हें इंटरकैलेटेड डिस्क एक्चुअली में बेटा क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क एक्चुअली में दो जंक्शन के मिलन को बोलते हैं, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, हल्का सा सुन लीजिए, एडहेरिंग जंक्शन और आपका गैप जंक्शन दोनों मिलकर कहलाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जो आपकी कार्डियक मसल की सेल के फ्यूजन पॉइंट पे पाए जाते हैं। और ये इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से क्या करते हैं? आपके सिलेबस में नहीं, जानना नहीं है कैसे करते हैं। ये पूरी की पूरी सेल आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती हैं। कार्डियक मसल के बारे में जो पूछने वाला पॉइंट है वो ये है कि इंटरकैलेटेड डिस्क दो सेल्स के बीच में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आपकी एक यूनिट की तरह काम करती हैं। इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं पर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। इधर देखिएगा, इनमें बेटा स्ट्रेशन पाया जाता है, स्ट्रेशन प्रेजेंट। और बेटा सीधी बात है, दिल आपकी इच्छा से नहीं भागेगा, ठीक है। अर्थात 72 से आप 84 नहीं कर सकते, 84 से आप 72 नहीं कर सकते हो। अर्थात ये कैसी होगी? इनवॉलेंट्री। मतलब स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक में स्केलेटल आपकी वॉलेंट्री, बाकी बची इनवॉलेंट्री। स्केलेटल और कार्डियक स्टार्टेड, स्मूथ आपकी नॉन स्टार्टेड, मतलब इसके ऊपर धारियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी अगर आपसे यहां पर क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, सीधे सीधे सुनिए। पूछेगा कौन सी ऐसी मसल है जो बॉडी का पोस्चर चेंज करने में या चलने में मदद करती है? वो है आपकी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आपकी स्केलेटल बोन से क्लोजली एसोसिएटेड होगी, ठीक है। इनवॉलेंट्री होगी, वॉलेंट्री होगी, वॉलेंट्री होगी। हम अपनी इच्छा से बाइसेप, ट्राइसेप, गैस्ट्रोसिनेमिक्स, ये सारी मसल अपनी इच्छा से हम चलाते हैं और इस पे धारियां पाई जाएंगी, खत्म। इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आएगा। अच्छा, फ्यूजिफॉर्म स्मूथ मसल दोनों तरफ, दोनों ओर से टैपर्ड होंगी, ठीक है। ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या पाई जाएगी? स्मूथ मसल। जितना कह रहे उतना ही पढ़ना, ठीक है, ठीक, क्योंकि हम कंप्लीट बात करते हैं, रिवीजन में कुछ भी नहीं छूटता। इधर देखिए कार्डियक मसल की बात करें, इनमें खास बात याद रखिएगा, ये आपकी इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज है। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन दोनों को मिला दिया, इंटरकैलेटेड डिस्क हमारी बन गई, जो आपकी इन मसल्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक यूनिट की तरह काम करने पर मजबूर करती हैं। स्ट्रेशन प्रेजेंट होता है, इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। नाउ अब इन तीनों डायग्राम को देख लीजिए, यहां पर स्ट्रेशन दिखाया है, ये स्केलेटल मसल है, और ये न्यूक्लियस दिखा दिया है। यहां पर स्मूथ मसल दिखाया गया है भाई साहब, और ये इसका क्या दिखा दिया गया है? न्यूक्लियस। और ये हो गई कार्डियक मसल, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, अर्थात ये हो गई आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क, ये न्यूक्लियस, और ये धारियां दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब हार्ट, ये हार्ट की क्या दिखाई है? कार्डियक मसल टिश्यू, इनवॉलेंट्री। ये आपकी क्या दिखाई है?
वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल दिखाया है, और लास्ट में आपको स्टमक इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल टिश्यू दिखाया है जो कि आपकी इनवॉलेंट्री होती है और नॉन स्टैटेड होती है। नाउ लास्ट टिश्यू इज न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11 चैप्टर नंबर 21 में, ठीक है। बॉडी पर कंट्रोल हमारे दो सिस्टम करते हैं, एक न्यूरल सिस्टम, एक इंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी दो सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है, दैट इज न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन मेन कंट्रोल हमारी बॉडी को, या बॉडी को जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो हमारी बॉडी यूज करती है न्यूरल सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी में जो आपका न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम में जो सबसे खास सेल पाई जाती है वो है आपकी न्यूरॉन, अर्थात न्यूरल सिस्टम की यूनिट हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, जो कि एक्साइटेबल सेल होती है। मतलब स्टिमुलस मिलता है तो इनमें इंपल्स जनरेट होती है, मतलब ये मैसेज को ट्रांसफर करने की क्षमता रखती हैं। तो ग्रेटेस्ट कंट्रोल हमारी बॉडी में, ग्रेटेस्ट पूरा नहीं क्योंकि इंडोक्राइन भी कर रहा है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल हमारी बॉडी में रिस्पांस वगैरह का, जो अगल बगल का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या किसी भी स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पांस दे रहे हैं, वो हम न्यूरल टिश्यू की मदद से देते हैं। मेनली इंडोक्राइन भी है, ठीक है। अच्छा, अगली बात, आपकी यूनिट क्या न्यूरल सिस्टम की, न्यूरॉन, और जो कि एक्साइटेबल सेल हैं। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, हम ये सोच लेते हैं कि न्यूरल सिस्टम में सिर्फ न्यूरल सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन से बना हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है। न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन की मम्मी है एक, जो न्यूरल सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट बनाती है, वो है आपकी न्यूरोग्लायल सेल। आपने सुना होगा आइंस्टीन की इमेजिनेटिव पावर बहुत ज्यादा थी, आइंस्टीन की थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इसका रीजन उसके ब्रेन में छुपा हुआ था, क्योंकि इसके ब्रेन में ये ग्लायल सेल, जिसे हम पूरा बोलते हैं न्यूरोग्लायल सेल, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी, ठीक है। क्योंकि न्यूरोग्लायल सेल जो है आपकी, इसका काम क्या होता है, ये आपकी न्यूरॉन को, या बोल दीजिए न्यूरल सिस्टम को, आपको ये न्यूरल सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करती है, एक तरीके से सपोर्ट करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब बिल्कुल मम्मी की तरह बिहेव करती है, ठीक है। न्यूरोग्लायल सेल कंस्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, बचा हुआ पूरा न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन के अलावा क्या है, सब कुछ न्यूरल सिस्टम है। और कितना, ये भी सुन लो, हमारे न्यूरल सिस्टम में 50% से ज्यादा न्यूरोग्लायल सेल है। न्यूरल सिस्टम में 50% से ज्यादा न्यूरोग्लायल सेल है, बची हुई न्यूरॉन है। तो न्यूरोग्लायल सेल कंस्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, जो प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है न्यूरॉन को। मोर देन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का 1/2 मतलब 50% से ज्यादा वॉल्यूम आपका कौन बना रहा है, आपका न्यूरोग्लायल सेल। यहां पर आपको एक न्यूरल टिश्यू दिखाई गई है, उसकी एक न्यूरॉन दिखाई गई है, ठीक है। और अगल बगल ये जो छोटी छोटी सेल दिखाई दे रही हैं आपकी, ये है न्यूरोग्लायल सेल, ठीक है। ये हो गया एक्सॉन, ये सेल बॉडी जिसे हम साइटोन भी बोलते हैं, जिसमें यहां पर न्यूक्लियस है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है तो क्लियर तो दिखना ही नहीं है, ठीक है। और ये आपके साइटोन का एक्सटेंशन, सेल बॉडी का एक्सटेंशन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्राइट्स। चलिए अब यहां पर हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, इसमें मजा आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल डायग्राम है। ये ब्लू कलर से यहां पर न्यूरॉन दिखाई हुई है और रेड कलर से आपकी यहां पर दिखाई हुई है न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरोग्लायल सेल में भी पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन, तो सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है एस्ट्रोसाइट, क्योंकि देखने में तारे की तरह चमकती है। साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि रेड कलर की न्यूरॉन ज्यादा, रेड कलर की आपकी जो एस्ट्रोसाइट है, ठीक है। न्यूरोग्लायल में भी एग्जांपल है क्या, एस्ट्रोसाइट। सबसे ज्यादा कौन सी न्यूरोग्लायल सेल है, एस्ट्रोसाइट, ठीक है। ब्लू कलर की न्यूरॉन, रेड कलर की एस्ट्रोसाइट, अर्थात ग्लायल सेल का एक टाइप, ठीक है। और आपकी ग्रीन कलर की ओलिगोडेंड्रोसाइट दिखाई गई। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है, ये हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस तरीके से हमारा न्यूरल टिश्यू खत्म होता है, इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, इंपल्स कैसे आगे बढ़ती है, आपका इंपल्स को क्या न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में रोका जा सकता है, हाँ रोका भी जा सकता है और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब इनहिबिटरी भी एक्शन हो सकता है और एक्साइटरी एक्शन भी हो सकता है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर नंबर 21। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।